नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं। भारत का भूगोल में अब तक हमने टोटल 6 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हमारा क्लास 7 है और क्लास 7 में आज हम पढ़ेंगे उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी में पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं बहती है। इसका खिसकाव तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर हो जाता है। इस समय भारत के ऊपरी वायुमंडल में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का कारण मध्य एशिया एवं तिब्बत के पठारी भागों के अत्यधिक गर्म होने को माना जाता है। बच्चों, यह जो इस चैनल पर जो जीएस का फ्री नोट्स पढ़ाया जा रहा है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यानी मोटे तौर पर कहा जाए कि यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। मेन है इसका एसएससी, यानी जो एसएससी का जो पाठ्यक्रम है उसी के देखते हुए सबको लेकर चला जा रहा है। एसएससी का जो सिलेबस है, अगर आप एसएससी का कोई भी सिलेबस पढ़ लेते हैं, यानी जो जीएस का सिलेबस है, आप अगर एसएससी का जो सिलेबस जीएस के लिए उसने दिया है, अगर आप उसे जीएस पढ़ लेंगे तो आप हर परीक्षाएं में वो आपको काम करेगा। जैसे आप यूपी पुलिस की देंगे, बिहार पुलिस की देंगे, बिहार एसएससी की देंगे, उसमें यह आ जाएगा। वैसा हालांकि जो बिहार वाले हैं, थोड़ा एक बिहार जी के थोड़ा अलग से एक पढ़ना पड़ता है, उसके भी 2-4 टॉपिक हैं, वो पढ़ना पड़ता है स्पेशली रूप से। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से लाभ अपना उठा सकते हैं, एक बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के पठार से गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवाओं में क्षोभमंडल के मध्य भाग में घड़ी की सुई की दिशा में चक्रीय परिसंचरण प्रारंभ हो जाता है। यह ऊपर उठती वायु क्षेत्र सीमा के पास 2 अलग अलग धाराओं में बंट जाती है। इनमें से एक विद्युत वृत्त की ओर पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में चलती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के ऊपरी वायुमंडल में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर के नीचे बैठने लगती है। इससे वहाँ वृहत उच्च दबाव का निर्माण होता है। इसके विपरीत भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जब ये गर्म जेट स्ट्रीम चलती हैं तो सतह की हवाओं को ऊपर की ओर खींच लेती हैं। यहाँ वृहत निम्न दाब का निर्माण करती है। इस निम्न दाब को भरने के लिए अरब सागर के उच्च भार क्षेत्र से हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं। यही दक्षिणी पश्चिम मानसून पवन है। पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, सब कुछ बता दिया गया। ठीक है, यहाँ से आप चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम अरब सागर की ओर होते हुए जाती हैं। फिर से जब उच्च दबाव पड़ता है, फिर से वो रिटर्निंग जाती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून पौने। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण ही भारत में मानसून पूर्व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। इससे भारी वर्षा होती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम न केवल मौसमी है वरन अनियमित भी है। जब यह भारत के वृहद क्षेत्र के ऊपर लंबी अवधि तक चलती है तो बाद की स्थिति बनती है जब ये हवाएं कमज़ोर होती हैं तो सूखा आता है, तभी बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है जब ये हवाएं नहीं चलेंगी। एल्विनो सिद्धांत। एल्विनो का क्या सिद्धांत है? लगभग 3 से 8 वर्षों के अंतराल पर महासागरों तथा वायुमंडल में एक विशिष्ट उथल पुथल होती है। इसकी शुरुआत पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू के तट से होती है। पेरू के तट पर होमबोल्ट या पेरू की जलधारा, ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। यह जलधारा दक्षिणी अमेरिका तट से दूर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हमबोल्ट जलधारा की विशेषता शीतल जल का गहराई से ऊपर की ओर आना है। विषुवत रेखा के पास यह दक्षिण विषुवत रेखा जलधारा के रूप में प्रशांत महासागर के आर पार पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। एल नीनो के आने के साथ ही ठंडी पवनें
ठंडी पानी का गहराई से ऊपर आना एवं बंद हो जाता है एवं ठंड पानी का प्रतिस्थापन पश्चिम से आने वाले गर्म जल से हो जाता है। इसे आप और समझ लीजिएगा। इतना आप मेन है, जितना समझाना, अगर इतना आप जान गए आप समझ जाएंगे एलिनो का क्या सिद्धांत था। और ये अरब सागर उच्च दबाव क्षेत्र से ये आर्द्र पवनें जो भारत की ओर ना आकर पूर्वी हिंद महासागर की ओर प्रवाहित हो रही हैं, इसका मेन कारण है कि वो कमज़ोर यहाँ पर निम्न दाब पड़ता है, इसलिए यह हिंद महासागर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। ये जो मैंने ये वाला जो बताया है, इसी को एक चित्र के रूप में बताया गया है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका 0 डिग्री अक्षांश से निम्न दाब और उच्च दबाव के बीच में पड़ता है। अब आइए पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। सामान्यतः भारत में मानसून का समय जून से सितंबर तक रहता है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवालिक के पर्वत पार तक चला जाता है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर सिंधु गंगा मैदान में एक लंगनाकार निम्न दाबीय अखेला का निर्माण होता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इस निम्न दाब को अरब के भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवनें विषुवत रेखा के पार और मुड़ जाती हैं तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन का रूप ले लेती हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत में दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में बंट जाती है। पहली है अरब सागरीय शाखाएं, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। भारतीय दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा क्या है, ये जो 2 भागों में बटी है, इसी को समझाया गया है यहाँ पर। दक्षिण पश्चिमी मानसून की यह शाखा पश्चिमी घाट की उच्च भूमि में लगभग समकोण पर दस्तक देती है। अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट पर्वत, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर तटीय भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। उदाहरण स्वरूप महाबलेश्वर में 650 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि मुंबई में मात्र 190 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व भाग में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है, क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश यानी रेन शैडो एरिया। पुणे में मात्र 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब आइए, अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है तथा जम्मू कश्मीर एवं हिमालय प्रदेश के पर्वतीय ढालों पर वर्षा कराती है। राजस्थान से गुजरने के बावजूद इस मानसून शाखा द्वारा यहाँ वर्षा नहीं हो पाती। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है अरावली पर्वतमाला की दिशा का इन मानसूनी पवनों के प्रवाह की दिशा के समांतर होना। सिंध प्रदेश पाकिस्तान से आने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं मानसूनी पवनों को सांक्षेपिक आर्द्रता को कम कर देती हैं, जिससे वायु संतृप्त नहीं हो पाती। ठीक है, अब आइए अरब सागरीय शाखा का दृष्टि छाया क्षेत्र पढ़ते हैं हम लोग। पश्चिमी घाट पार करने के पश्चात वर्षा लाने वाली वायु धाराएँ पूर्वी ढलानों पर ऊपर की ओर चली जाती हैं, जहाँ वे रुद्रदोषम प्रक्रिया के कारण गर्म हो जाती है। इसके फलस्वरूप दृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। पहाड़ की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होगा। अब दूसरा पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो 2 भागों में बटी थी, उसका दूसरा भाग है दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये वाली। मानसून की यह शाखा श्रीलंका से इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा द्वीप तक सक्रिय रहती है। बच्चों, ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर आप फ्री में अगर ढूंढेंगे किसी भी यूट्यूब चैनल पर, आपको इतना बेहतरीन नोट्स GS का कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप
कहीं कोचिंग संस्थान में जाएंगे, इसी का आपको यही सब पढ़ाया जाएगा और यही सब वो लोग लिखवाएंगे भी। आपको फ्री में तो नहीं मिलेगा, पैसा तो वहाँ पर पेड करना ही पड़ेगा। तो आपको जीएस का एकदम मुफ्त में क्लास मिल रहा है, तो आप इसका लाभ उठाइए। और जो भी आपके मित्र जीएस का एक बेहतरीन नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसे यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और यह जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा यकीन मानिए, यह वीडियो आपकी परीक्षा में जब आप बैठेंगे परीक्षा हॉल में तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद जीएस में आप 40 पार हमेशा कराएंगे। ये जो कहीं पर 20 क्वेश्चन का जीएस आता है, 20 क्वेश्चन का मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे जीएस से, और कहीं बिहार में जो निकली है वो इसमें 40 आ रहा है। तो जीएस का हर एग्ज़ाम में वेटेज बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस का भी अगर आप देखेंगे उसमें भी जीएस के, अगर आपका जीएस तैयार है तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, जीएस तैयार नहीं है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अभी जो 7000 जो वैकेंसी आई है अभी 2023 वाली, अगर उसमें भी आप सफलता अपना पाना चाहते हैं तो इस पूरा जीएस अपना सिलेबस यहीं से ख़त्म कीजिए। और हमारा जो अभी जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं होगा तब तक तो हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड आपको नहीं करा पाएंगे। जैसे ही हमारा सिलेबस ख़त्म होगा उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कराएंगे। लेकिन जब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा, भले सिलेबस ख़त्म हुआ हो या ना हो, 2-4 सेट प्रैक्टिस सेट का लगा देंगे और प्रीवियस ईयर भी कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर मैदानी क्षेत्र में मानसूनी वर्षा को पश्चिम से बहने वाले चक्रवाती गर्त या पश्चिमी हवाओं से अधिक बल मिलता है, और मैदानी इलाकों में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में वर्षा की तीव्रता में कमी आती है। पश्चिम में वर्षा में कमी का कारण नमी के स्रोत से दूरी का बढ़ाना है। दूसरी ओर उत्तर से दक्षिण में वर्षा की तीव्रता में कमी की वजह नमी के स्रोत का पर्वतों से दूरी का बढ़ना है, ठीक है। अब आइए जानते हैं, ये सब उनके बारे में लिखा गया है। अरब सागरीय मानसून शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक शक्तिशाली है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से आकार से मतलब वो बड़ा है, और अरब सागर की अधिकांश शाखा भारत में पड़ती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा से म्यांमार, ग्लेशिया और मलेशिया और थाईलैंड तक चली जाती है, ठीक है। अब आइए उत्तर पूर्व मानसून या मानसून की वापसी, अब ये पढ़ेंगे हम। सितंबर के अंत तक उत्तर पश्चिम में बना निम्न दबाव कमज़ोर होने लगता है और अंततः वह विषुवत रेखीय प्रदेश की तरफ चला जाता है। चक्रवाती अवस्थाओं के स्थान पर प्रति चक्रवाती अवस्थाएं आ जाती हैं। परिणाम स्वरूप हवाएं उत्तरी क्षेत्र से दूर बहना शुरू कर देती हैं। इसी समय विषुवत रेखा के दक्षिण में सूरज आगे बढ़ता नजर आता है। अंतर उष्णकटिबंधीय अधिसरण क्षेत्र ITCZ भी विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ता है। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती हैं। यह स्थिति अक्टूबर से मध्य सितंबर तक लगातार बनी रहती है, जिसमें मानसून की वापसी या फिर उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। दिसंबर के अंत तक मानसून पूरी तरह से भारत से जा चुका होता है। दिसंबर के अंत तक भारत से पूरा मानसून चला जाता है, उसके बाद ठंडी ही ठंडी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से वापस जा रहा मानसून आर्द्रता नमी ग्रहण कर लेता है, जिससे अक्टूबर-नवंबर में पूर्वी या तटीय उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है, ठीक है। अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनता है जो दक्षिण की ओर बढ़ जाता है, और नवंबर में उड़ीसा और तमिलनाडु तट के बीच फंस जाने से भारी वर्षा होती है। मानसून में रुकावट। वर्षा ऋतु में जुलाई और अगस्त महीने में कुछ ऐसे समय होता है जब मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, बादलों का बनना कम हो जाता है, और विशेष रूप से हिमालयी पट्टी और दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप के ऊपर वर्षा होनी बंद हो जाती है। इसे मानसून में
रुकावट के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये रुकावटें तिब्बत के पठार की कम ऊंचाई की वजह से आती है। इससे मानसून गर्त उत्तर की ओर मुड़ जाता है तथा इस अवधि में जहां पूरे देश को बिना वर्षा का ही संतोष करना पड़ता है, तब उप हिमालयी प्रदेशों एवं हिमालय के दक्षिण ढलानों में भारी वर्षा होती है। अब आइए जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ। आमतौर पर जब आकाश साफ रहता है परंतु पश्चिम दिशा में हवाओं के आने से अच्छे मौसम के दौर में विघ्न पड़ जाता है। ये पश्चिमी हवाएं भूमध्य सागर से आती हैं और इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को पार करने के पश्चात भारत में प्रवेश करती हैं। ये हवाएं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तीव्र गति से बहती हैं। ये उप हिमालयी पट्टी के आसपास पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं और सीधे अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती हैं, जिससे गंगा के मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा और हिमालयी पट्टी में हिम वर्षा होती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं भारत की ऋतुएं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु, चौथा है शरद ऋतु। क्रम से इन चारों को समझेंगे। शीत ऋतु, इसका काल मध्य दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, अतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का तापमान कम हो जाता है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं, जो यूपी और भारत का तापमान कम हो जाता है। इस ऋतु में समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रायः सीधी रहती हैं। 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। इस ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाली शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत में प्रवेश करता है और इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वर्षा करवाता है। शीतकाल में होने वाली यह वर्षा मावड़ कहलाती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी है। ग्रीष्म ऋतु, यह ऋतु मार्च से मई तक रहती है। सूर्य के उत्तरायण होने के सारे भारत में तापमान बढ़ जाता है। इस ऋतु में उत्तर और पश्चिमी भारत में दिन के समय तेज गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, जो हम लू के नाम से प्रसिद्ध है। इस ऋतु में सूर्य के क्रमशः उत्तरायण होते जाने के कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसकने लगता है एवं जुलाई से 25 डिग्री अक्षांश रेखा को पार कर जाता है। ठीक है, अब आइए भारत में मानसून पूर्व चक्रवात के स्थानीय नाम। नॉर्वेस्टर, यह पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में आता है। यह चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभप्रद है। काल वैसाखी, यह पश्चिम बंगाल नॉर्वेस्टर का स्थानीय नाम है। यह चेरी ब्लॉसम कर्नाटक एवं केरल, जो कि कॉफ़ी के फूलों के खिलने में सहायक होता है। और आम्र वृष्टि यानी आम बौछावर यानी आम्र वर्षा, दक्षिण भारत आम के जल्दी पकने का सहायक है। वर्डोचिल्ला यानी नॉर्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम है इसका। अब आइए जानते हैं वर्षा ऋतु। इस ऋतु का समय जून से सितंबर तक रहता है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तापमान अधिक होने के कारण यह वायुदाब का क्षेत्र बढ़ जाता है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवालिक के पर्वतपात तक चला जाता है एवं गंगा के मैदानी क्षेत्र में निम्न दाब बन जाता है। इस दाब को भरने के लिए दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर दक्षिण पूर्व मानसूनी पवनों के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। यह दक्षिण पूर्वी मानसूनी पवनें 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। पहली शाखा है अरब सागरीय शाखा। भारत के पश्चिमी घाट, पश्चिमी
पर्वत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वर्षा कराती है। दूसरा है गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ कीपनुमा आकृति में फैली हैं एवं समुद्र की ओर खुली हुई हैं, अतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं यहाँ फंस जाती हैं और अत्यधिक वर्षा कराती हैं। खासी पहाड़ी से दक्षिणी भाग में स्थित मासीराम संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। बच्चों आज के लिए अब इतना ही रखेंगे। अब हम कल इसका क्लास 8 पढ़ेंगे। अगर आप भी चाहते हैं जीएस का फ्री में नोट्स बनाएं, एकदम बेहतरीन नोट्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।